नमस्कार। असम के चुनावी महारथी श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के इस चुनाव में जिन चंद नेताओं पर पूरी लाइमलाइट है, फोकस है, जिन पर लोगों का ध्यान लगा हुआ है, उनमें से एक नेता है अखिल गोगोई। जनता की राजनीति करके अखिल गोगोई पूरे असम की राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से लगातार पिछले 15-20 सालों से संघर्ष किया है, विभिन्न जनता के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो पर्यावरण के मामले हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, और चाहे अभी हाल में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों का मामला हो, उनमें बहुत ही जुझारू नेता के रूप में वो उभर कर सामने आए हैं। और इसकी वजह से उनकी एक अनोखी पहचान बनी है, जन नेता की पहचान बनी है, एक जुझारू नेता की पहचान बनी है। उनके जुझारूपन का ही नतीजा है कि सरकारें उनसे खौफ खाती हैं, सरकारें उनसे डरती हैं और उनको जेल में डालने की कोशिशें लगातार करती रहती हैं। अभी भी वो जेल में हैं, हालांकि उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो अस्पताल में है, लेकिन कैद में है। और कैद में रहते ही उन्होंने अपना नामांकन भरा है 2 जगहों से। उन्होंने अपना एक दल बनाया है, राइजोर दल, जो कि मुख्य रूप से क्षेत्रीय अस्मिताओं और उनकी जो आकांक्षाएं हैं और उनके खास तौर पर जो आर्थिक राजनीतिक सवाल हैं, उनको लेकर चुनाव मैदान में है। और माना जा रहा है कि उसकी ताकत अच्छी खासी है, खास तौर पर अपर असम के एक इलाके में, और वो दूसरे दलों के खेल को बिगाड़ सकते हैं, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल चूंकि वो अस्पताल में कैद हैं, तो जाहिर है कि वो चुनाव प्रचार में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर झूठे कानून लगाए गए हैं, झूठे चार्जेस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं और बहुत ही संगीन किस्म के धाराएं उन पर लगाई गई हैं। उन पर देशद्रोह, राजद्रोह की धारा लगाई गई है, आतंकवादी निरोधी कानून के तहत भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, और इसीलिए न तो उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल पा रही है और न ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल पाई है। तो एनआईए वगैरह ने और राज्य सरकार ने उन्हें इस तरह से फंसा दिया है कि वो जेल से छूट नहीं पा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर असम की जनता में अच्छा खासा आक्रोश है। उनको आज़ाद करने को लेकर, उनको छोड़े जाने को लेकर वहां बाकायदा प्रदर्शन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, लेकिन सरकारें उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। खास तौर पर चुनाव को ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अखिल गोगोई अगर चुनावी मैदान में उतर गए तो उनकी जो चुनावी संभावनाएं हैं पूरी तरह से उन पर पानी वो फेरने की ताकत रखते हैं। उनमें जनता में इतना जोश भरने का मादा है, उनमें इस तरह का कौशल है कि लोगों को वो खड़ा कर सकते हैं उसके खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ। और खास तौर पर ये जो हिंदुत्ववादी नीतियां हैं, जिसमें एक मुस्लिम विरोध की राजनीति है, नफरत और हिंसा की राजनीति है, उसके खिलाफ वो खड़े होकर लोगों को खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने अपना दल बनाया है राइजोर दल, और उसके साथ उन्होंने असम जातीय परिषद नाम के, एजेपी नाम के जो दल हैं, उनके साथ गठबंधन किया है। 2 सीटों शिवसागर और मरियानी से वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, और ये माना जाता है कि वो इस चुनाव में अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं, भले ही वो बहुत सारी सीटें न जीतें, बहुत सारी सीटें जीतकर दिशपुर की सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब ना हो, लेकिन अपनी एक शक्ति प्रदर्शन वो कर सकते हैं कि असम की राजनीति में, जन राजनीति में, जनता की राजनीति भी एक हस्तक्षेप के रूप में सामने आ सकती है। और अखिल गोगोई उसका प्रतीक बन चुके हैं, न केवल असम में बल्कि पूरे देश में उनकी एक छवि बन चुकी है जुझारू नेता की, क्योंकि वो जो अन्ना का आंदोलन था उस दौरान भी वो बहुत सक्रिय थे। पूरे असम में एक आंदोलन खड़ा किया था उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़कर। बाद में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों ने, अरविंद केजरीवाल वगैरह ने राजनीतिक दल बना लिया था, तो वो उससे अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा था, संघर्ष का रास्ता, गैर राजनीतिक रास्ता। और अब उन्हें ये एहसास हुआ है कि राजनीति में भी, चुनावी राजनीति में भी दखल देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में दखल न देने से वो शक्तियां चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हो जाती हैं जो जन विरोधी हैं, और
जनता की आकांक्षाओं को कुचलने का काम करने लगती हैं। तो अखिल गोगोई एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरे हैं, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिन्हें जनता का प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है। और आइए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अखिल गोगोई की पृष्ठभूमि क्या है, उनका अतीत क्या है। अखिल गोगोई वास्तव में एक किसान हैं। किसान, उनके पिता किसान थे और वो भी एक किसानी से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने गुवाहाटी के प्रतिष्ठित कॉटन कॉलेज से अपनी शिक्षा हासिल की है। वो एक अखबार के संपादक भी रहे हैं और लगातार बौद्धिक गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। हीरेन गोहाई जो कि असम के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, उनके साथ वो काम कर चुके हैं और इसके बाद से फिर वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर उभरे पूरे देश भर में। उनकी आरटीआई एक्टिविस्ट की भूमिका ने असम में कई भ्रष्टाचार से को पर्दाफाश किया, कई घोटालों का पर्दाफाश किया, उन पर जांच हुई और कार्रवाई करनी पड़ी सरकारों को और उनकी वजह से वो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में सफल रहे। उनको राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार भी मिले, उनकी एक राष्ट्रीय पहचान बनी। तो ये सिलसिला एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में उनका शुरू होता है। इसके बाद वो पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से जुड़ते हैं। बड़े बांधों के खिलाफ वो आंदोलन शुरू करते हैं, सुबनसिरी प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं और भी जो नॉर्थ ईस्ट में पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनके साथ, लोगों के साथ मिलकर उनके लिए आंदोलन खड़ा करते हैं। इसके बाद फिर उनका फोकस भ्रष्टाचार से लड़ाई में भी चलता है और आप, जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अन्ना के आंदोलन में वो जुड़ते हैं और पूरे असम को आंदोलित कर देते हैं उस दौरान और भ्रष्टाचार को एक केंद्रीय मुद्दा के रूप में खड़ा कर देते हैं। और जिस पैमाने पर वो खड़ा करते हैं, शायद उसकी एक वजह थी कि असम की जो सरकार थी तत्कालीन तरुण गोगोई सरकार, उसके खिलाफ एक वातावरण बनता है और वो उसके विरोध के वातावरण की वजह से अंत में जब चुनाव होता है 2016 में, तो वो परास्त भी होती है। तो ये एक उनका सिलसिला रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा जो उनकी बड़ी भूमिका रही है वो रही है किसान आंदोलन में। किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने जबरदस्त आंदोलन किए हैं। उनका संगठन है किसान मुक्ति संग्राम समिति, जिससे लाखों किसान जुड़े हुए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर वो दिसपुर में और जगह जगह प्रदर्शन करते रहे हैं और उनकी इन गतिविधियों से सरकारें परेशान रही है। हम आपको बता दें कि ये वर्तमान बीजेपी की सरकार ने ही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, बल्कि तरुण गोगोई की सरकार ने भी सन 2010 में उनको माओवादी बताने की कोशिश की थी। ये कहा था कि उनका संबंध माओवाद से है, उनको बदनाम करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हुआ उल्टा। जब उस सरकार ने ऐसी कोशिश की तो देश भर में वातावरण बना अखिल गोगोई के पक्ष में और सरकार को पीछे हटना पड़ा और कोई कार्रवाई फिर उनके खिलाफ नहीं की गई। लेकिन वो कांग्रेस की सरकार थी, वो जनमत का सम्मान करना जानती थी। बीजेपी की सरकार को इसकी परवाह नहीं थी, उसकी चिंता नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें जेल में डाला। वो साल भर से जेल में है, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इस आंदोलन के बाद किसानों की समस्याओं को बड़े पैमाने पर उठाने के साथ साथ उन्होंने जब ये सीएए और एनआरसी का मसला आया तो इसमें बिल्कुल अग्रणी भूमिका निभाई और पूरे प्रदेश में वो प्रतीक बन गए इस आंदोलन की मुखालफत के। उनके पीछे लाखों युवा, महिलाएं, बच्चे खड़े हो गए और जगह जगह आप देखिए तस्वीरों में इतने बड़े प्रदर्शन हो गए। उस पूरे प्रदर्शन के वो चेहरे बन गए। अखिल गोगोई मतलब सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया और सरकार की नाकों में दम कर दिया। उनके नेतृत्व की वजह से और लोगों के अंदर इस कानून को लेकर जो गुस्सा भड़का हुआ था उसने एक आकार लिया और उससे जो असम सरकार बीजेपी की थी वो घबरा गई थी और उन्होंने इन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया था। तो अभी भी वो गुस्सा बना हुआ और ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में सीए और एनआरसी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ,
वो निकल कर सामने आ सकता है और उसका फायदा राइजोर दल को, असम जाति परिषद को, कांग्रेस को और कांग्रेस से जुड़े तमाम दलों को मिल सकता है। तो ये एक पूरी उनकी पृष्ठभूमि रही है एक आंदोलनकारी के रूप में। और सबसे खास बात यह है उनकी ताकत क्या है, इस पर हम अभी बात करते हैं। सवाल उठता है कि अखिल गोगोई की ताकत क्या है। उनके पास कोई धन सत्ता नहीं है, उनके पीछे कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, उनका कोई बड़ा भारी राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में रखते हैं, इतनी जनशक्ति उसके हाथ में है कि वो पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता उनके पास आ गई है। तो उनकी सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, आम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को उठाते हैं और केवल उठाते नहीं हैं, बयानबाजी नहीं करते हैं या लेख नहीं लिखते हैं, बल्कि सक्रिय होकर उनके बीच जाकर उनको संगठित कर कर उनको सड़कों पर लाकर और आंदोलनरत करके एक माहौल बना देते हैं और उसकी वजह से सरकारें दबाव में आती हैं, उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये एक उनकी बड़ी खूबी है कि वो जनता के साथ उनका जबरदस्त कनेक्ट है, असमिया लोगों के साथ उनका जुड़ाव बहुत गहरा है और जिसकी वजह से उनकी एक विश्वसनीयता है, एक उनकी साख बन गई है, एक आंदोलनकारी के रूप में, एक नेता के रूप में, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में। चूंकि उनकी पृष्ठभूमि किसान रही है तो किसानों का जुड़ाव उनसे रहा है, उनके विचार मजदूर, किसान, मेहनतकश वर्ग से जुड़े हुए हैं, वो वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और उनकी लड़ाई में वो सारी चीजें दिखती हैं। इसलिए वो एक जन नेता के रूप में, जननायक के रूप में उभर रहे हैं आंदोलनकारी होने के साथ साथ। दूसरी बात यह है कि वो झुके नहीं कभी, जितनी भी संघर्ष के राह में जितनी भी मुश्किलें आई वो डटकर खड़े रहे। उन पर अत्याचार किए गए, उनको मारा पीटा गया, उनको जेल में डाला गया, तरह तरह से यातनाएं दी गई, तरह तरह से उनके ऊपर जुल्म किए गए, लेकिन वो हिले डुले नहीं, झुके नहीं, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। वो चाहते तो इतनी राजनीतिक शक्ति बटोरने के बाद किसी दल के साथ जुड़कर कोई पद हासिल कर सकते थे, कोई हैसियत अपनी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो समझौता न करने से उनकी विश्वसनीयता जबरदस्त रूप से कायम हुई है और असमिया जनता को उन पर भरोसा है। इसीलिए जब वो कोई कॉल देते हैं, जब किसी आंदोलन की बात करते हैं तो लाखों लोग उनके साथ आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि उनको आंदोलन की और जनमानस की गहरी समझ है। वो जानते हैं कि जनता की समस्या क्या है, जनता से कैसे जुड़ना चाहिए और जनता को कैसे आंदोलन में शामिल करना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है किसी भी आंदोलन को खड़ा करने की, लोगों की समस्याओं के लिए एक मंच तैयार करने की, वो उनके पास खूबी है। और इसीलिए वो बार बार, हालांकि उनके बहुत सारे आंदोलन सफल नहीं हुए हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है कि उनके आंदोलन की वजह से सरकारों ने ये परिवर्तन कर दिए हो, नई कृषि नीति बदल दी हो या कुछ इस तरह के काम किए हो या सीए के जो कानून है वो वापस ले लिया गया हो। लेकिन ये जरूर है कि वो एक अच्छा खासा दबाव पैदा कर देते हैं और राजनीतिक दलों को असुरक्षा पैदा होने लगती है उनके मन में कि अगर ये जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो उनका क्या होगा, उनके हाथ से सत्ता जाती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर अदम्य साहस है, जबरदस्त निर्भीक व्यक्ति हैं अखिल गोगोई। वो डरते नहीं हैं, वो पीछे हटते नहीं हैं और ये बार बार हमने देखा है कि उन्हें जेल में डालने की धमकी दी गई, जेल में डाला गया और उन पर उनके परिवार को परेशान किया गया, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और ना ही कंप्रोमाइज किया। तो ये जो निर्भीकता है, दुस्साहस मैं कहूँगा, वो उनको एक अलग पायदान पर ले जाकर खड़ा करता है जो कि असम के किसी और नेता में नहीं दिखता। असम आंदोलन के दौरान जो नेता निकले थे उनमें भी ये इस तरह का साहस और इस तरह की निष्ठा अपने उसूलों के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति और इस तरह की ईमानदारी वहां नहीं थी जो अखिल गोगोई में दिखती है। अब सवाल उठता है कि अखिल गोगोई एक आंदोलनकारी, एक जननायक, जनता के विश्वास को हासिल करने वाले एक बड़े नेता तो बन गए हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी भूमिका कितनी निर्णायक होगी, कितनी प्रभावशाली होगी।
तो राइजोर दल जो उनकी पार्टी है वो 29 सीटों पर केवल चुनाव लड़ रही है। हालांकि 29 सीटें कम नहीं होती, 126 सीटों की तो केवल विधानसभा ही है। अगर 29 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कम नहीं है। उन्होंने एक दूसरी असम जातीय परिषद के साथ यूनाइटेड रीजनल फ्रंट बनाया है और वो भी 60-65 सीटों पर लड़ रही। तो ये दोनों मिलाकर करीब 90-100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी इन सीटों पर को ये प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, यहाँ के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अगर इतनी सीटें ना भी मान लें, हम ये भी मान लें कि गोगोई का राइजोर दल मुश्किल से 5-7 सीटें भी जीत लेता है, तो ऐसे कांटे के मुकाबले में हो सकता है कि बाद में सरकार बनाने के वक्त उनकी ये सीटें, उनके 5-7 विधायक या यूनाइटेड रीजनल फ्रंट के 10 विधायक भी महत्व रख सकते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। दोनों दल जो हैं नुकसान पहुंचाने की बड़ी हैसियत रखते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को, दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो बीजेपी जिस वोट बैंक पर नजर लगाए हुए है या जिस वोट बैंक की वजह से 2016 में वो ढेर सारी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, अगर उसका क्षरण होता है इन दो दलों के इस गठबंधन के कारण, क्योंकि ये जो गठबंधन है मुख्य रूप से असमिया मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के को नेतृत्व कर देता है, उनकी नुमाइंदगी करता है, और वो अगर छिटक के जाता है बीजेपी से तो बीजेपी के लिए बहुमत हासिल करना एक टेढ़ी खीर हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है उसकी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि बीजेपी से हटने वाला जो वोट है वो उसको मिलेगा, तब वो सत्ता में आ सकता है। तो अगर वो वोट उसके पास जाने के बजाय इन दलों के पास जाएगा तो उसका नुकसान हो सकता है। तीसरी बात यह है कि थोड़ा सा राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, या यूं कह लें कि राजनीतिक अनुभव ना होने की वजह से अखिल गोगोई ने AIUDF को सांप्रदायिक करार दिया था। बाद में उन्होंने उस अपने बयान को डाइल्यूट किया और ये महसूस किया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे एक मैसेज तो चला गया जिससे जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। अखिल गोगोई की नीति ये है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर दूरी बनाकर चलना चाहते हैं। ये आरोप नहीं लगने देना चाहते हैं कि वो कांग्रेस की कठपुतली है या बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के साथ मिलकर खेल खेलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी पूरी विचारधारा और अब तक का पूरा काम ठीक बीजेपी के विरोध का रहा है। तो ये संभावना तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है अगर उसको नुकसान होता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है और परोक्ष रूप से उनकी ये गलती भारी पड़ सकती है। लेकिन संभावना यही है कि अखिल गोगोई इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। मोटे तौर पर किसको नुकसान करेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस चुनाव में वो एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आएंगे। और खुदा न खास्ता अगर कुछ सीटें उनके पास ज्यादा आ गई और उनका गठबंधन या उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ गई तो असम की राजनीति का नक्शा बदलने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि तब वो जो भी सरकार बनेगी जिसको उनके समर्थन से उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो उनके एजेंडा को या उनके कार्यक्रम को या जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उपाय करें, नीतियां बनाएं, कार्यक्रम बनाएं। तो ये उनकी एक उपलब्धि होगी। लेकिन देखना है अभी कि आगे चुनाव अभियान किस तरह से बढ़ता है, क्योंकि वो तो चुनाव प्रचार पे भी नहीं जा सकते हैं, कैद में रहना होगा उनको। तो ये उनके अनुपस्थिति में उन्हें किस तरह से वहां के मतदाता लेते हैं, उनको कितना वोट देते हैं, उनको कितनी सीटें देते हैं, और अंततः जब 2 मई को परिणाम सामने आएंगे तो अखिल गोगोई और उनकी पार्टी की झोली में कितनी सीटें रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कड़ी असम के चुनावी महारथियों पर, और उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया है और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा असम के चुनावी महारथियों में से अगली कड़ी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।